नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमल की पाठशाला के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट थर्ड ईयर से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के पेपर के बारे में। तो ये है पेपर नंबर फर्स्ट, कुछ चमचमाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। हम बात करेंगे वल्य सिद्धांत के लिए, यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास है 2 किताबें, जिसके अंदर पहली पुस्तक का नाम है हमारे पास वल्य सिद्धांत, यानी कि वल्य सिद्धांत है, और दूसरी हमारे पास जो पुस्तक है वो है रैखिक बीजावली। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वल्य सिद्धांत, यानी कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो है वल्य। वल्य की शुरुआत करने से पहले हम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जिससे कि हमें वल्य के अंदर कोई भी समस्या न आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ नियमों के बारे में। तो आज हमारी जो है वो पहली क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर, मैथ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं के अंदर जो है वो नियमों के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला नियम हमारे पास जो है वो है हमारे पास समृद्ध नियम। समृद्ध नियम कैसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे पास ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू करते हैं जी से। इसका अर्थ क्या है कि ए और बी जो है वो जी के क्या हैं? सदस्य हैं। तो ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि ए स्टार बी जी से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी जो घटना अगर घट रही है, ऐसा हो रहा है, तो वो समृद्ध नियम का पालन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए आगे क्या होगा? साचर्यता। साचर्यता के अंदर हमारे पास अब 3 अवयव आ गए, यानी कि ए बी सी, यानी कि 3 जो है हमारे पास आ चुके हैं, और वो बिलोंग्स टू करते हैं जी से, यानी कि ए बी सी बिलोंग्स टू करते हैं जी के लिए हमारे पास साचर्यता के अंदर क्या होगा कि ये इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर हम ए स्टार बी कर दें और इसकी संक्रिया कर दें सी से, तो क्या होना चाहिए? इसका मान हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वह साचर्यता नियम का भी पालन करता है। अगला जो नियम है वो है हमारे पास कौन सा? तत्समक नियम, यानी कि तत्समक अवयव कौन सा अवयव होता है? यानी मान लीजिए, देखिए कि अगर ए बिलोंग्स टू करता है जी से, और इसके लिए अगर ई बिलोंग्स टू करता है जी से, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कि ए स्टार ई कर दें, चाहे हम ई स्टार ए कर दें, तो उनका मान हमारे पास ए होना चाहिए। तो वो क्या होगा? हमारे पास तत्समक अवयव होगा। और अगला जो अवयव है वो है हमारे पास व्युत्क्रम अवयव। कौन सा अवयव होगा कि यदि ए और बी जो है अगर बिलोंग्स टू करे हमारे पास जी से, इसका अर्थ क्या होगा कि हमारे पास होगा ए स्टार बी का मान बराबर हो जाएगा बी स्टार ए के मान के, और ये मान बराबर हो जाएगा किसके? ई हो। यानी कि ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ए और बी परस्पर क्या होंगे? ए व बी परस्पर क्या होंगे? हमारे पास परस्पर व्युत्क्रम अवयव होंगे, यानी कि व्युत्क्रम अवयव होते हैं। ठीक है, देखिए कि अगर ए और बी जो बिलोंग्स कर रहे हैं जी से, यानी कि ए और बी जी के अगर सदस्य हैं, तो इसका अर्थ है कि ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए बराबर होगा ए के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसके बराबर है तो इसका अर्थ है कि ए और बी परस्पर जो है वो व्युत्क्रम अवयव है। और यही हमारे पास था कि व्युत्क्रम अवयव किसे कहते हैं। अगला है क्रम विनिमय। जैसा कि हमारे पास इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रम विनिमय। इनके क्रम के बारे में चर्चा होगी कि यदि हमारे पास ए और बी अगर बिलोंग्स टू करते हैं जी के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारे पास ए स्टार बी का मान है, जो इसका मान बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। यानी कि हमने ए और बी के क्रम को चेंज कर दिया, तो भी मान क्या आ रहा है? हमारे पास इसका बराबर आ रहा है। कहने का अर्थ है कि ए स्टार बी का मान हमारे पास बराबर हो गया बी स्टार ए के। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं? योग मॉड्यूलो। योग मॉड्यूलो जिसको हम प्लस एन के द्वारा दर्शाते हैं, जो अन है वो प्लस के पैरों में दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? यदि हमारे पास जो है अन एक धनात्मक संख्या है, यदि अन एक धनात्मक पूर्णांक है, हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो अन क्या है? हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा हमारे पास क्या है? ए व बी भी क्या है? हमारे पास एक धन पूर्णांक है, यानी कि ए व बी क्या है? कोई 2 पूर्णांक है हमारे पास। ये भी क्या हो गए कि ये हो गए पूर्णांक है। पूर्णांक हो तो यहाँ पे हम विभाजन कलन विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि विभाजन कलन विधि से क्या हो जाएंगे? हमारे पास विभाजन कलन विधि से 2 अन्य पूर्णांक हमारे पास, यानी कि 2 अन्य जो कि क्या है? पूर्णांक। अन्य पूर्णांक क्या होंगे हमारे पास?
कि अन्य दो पूर्णांक जो हमारे पास हो जाएंगे क्या, r और q। ठीक है, r और q हो गए हैं हमारे पास, जिनको हम किस प्रकार से विद्यमान कर सकते हैं, जिस प्रकार से देखिए कि हमें मॉडल दे गया था a प्लस बी के रूप में। ठीक है, यानी कि a प्लस बी के रूप में दिया गया था, तो इसको हम लिखेंगे अन q प्लस r के रूप में। और यहाँ पे देखिए r का मान जो है वो 0 से तो होगा बड़ा या बराबर, यानी कि r का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन ये जो मान है वो अन से छोटा होगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे किस प्रकार से, यानी कि तब r को हम a बाई b के लिए हम इसको योग मॉडुलन कह सकते हैं। और देखिए किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, मान लीजिए हम इसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि a प्लस और बटे में आ गया हमारे पास, नहीं जो पैरों में आ गया अन, अगर हम b करते हैं तो हमारे पास जो है वो r का मान आना चाहिए। किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि 27 प्लस पैरों में है हमारे पास 4, इसको कर दे 6 प्लस में हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 1। किस प्रकार से, ये देखिए अब इस सूत्र के रूप में हम इसको देखेंगे। हमने कहा था कि इसका मान हमारे पास r प्राप्त होना चाहिए और जो प्लस में r होगा, किस प्रकार से, तो इसको देखिए हम सबसे पहले मान लीजिए मैंने क्या किया, 27 प्लस 4 कर दिया। 27 प्लस 4 करते ही हमारे पास मान क्या आ गया, 31। अब 31 को हम किसके रूप में, 6 के रूप में बदलेंगे, क्योंकि हमने अन क्यों कहा है, यानी कि 6 के रूप में बदलेंगे। तो इसको 31 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 31 के बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 6 प्लस 1 के रूप में। और हमें पता है कि r के लिए हम इसी मान को लेते हैं, यानी कि r का मान वो मान होगा जो हमारे पास NQ को छोड़ने के बाद प्राप्त होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से किस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इसका मॉडुलन निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास मॉडुलन दिया गया है, योग मॉडुलन, और हमें कह दिया गया कि आप 0, 1, 2, 3 और 4, और आपको निकालना है +5 के लिए इसका मॉडुलन। तो किस प्रकार से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। यानी कि मैंने इस प्रकार से इसका जो है निर्माण कर लिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा +5, यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4। अब आप देखिए क्या चीज़ होगी, यानी कि अगर मैं 0 के अंदर 0 को प्लस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0। 0 में 1 को प्लस करूंगा तो 1 आ गया। 0 में 2 को, यानी कि 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। जिस चीज़ के अंदर बदलाव होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए फिर से क्या होगा कि 1 को जोड़ दिया, 1 हो गया, 1 के अंदर 1 जुड़ा, 2 हो गया, 1 के अंदर इसको जोड़ा, यानी कि 3 हो गया, इसके अंदर इसको जोड़ा, यानी कि ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो रहा है 5। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम करें अगर 1 + 4 को, तो उसको हम लिखेंगे 5, यानी कि 5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 × 5 + 0। यहाँ पे r का मान क्या प्राप्त हो रहा है हमें, यानी कि स्पेशल रूप से हमें r का मान निकालना है, जो कि यहाँ पे है 0। अगर अन्य के अंदर देखें तो हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो रहे थे। मान लीजिए मैं इस 0 + 4 के लिए बात करूँ तो 0 + 4 के अंदर हमारे पास 4 ही प्राप्त हो रहा था, यानी कि 4 का मान बराबर है किसके, यानी कि 0 × 5 + 4। तो यहाँ से r का मान था तो हमारे पास 4 था, लेकिन यहाँ से r का मान कितना आ चुका है हमारे पास, यानी कि 5 हो गया, यानी कि यहाँ से आ चुका है हमारे पास 0, यानी कि 0। तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब देखिए कि 2 के अंदर मैंने 0 को जोड़ा, 2 हो गया, यहाँ से इसको जोड़ा, यानी कि 3 हो गया, यहाँ से मैं इसको जोड़ूंगा, यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको जोड़ा, 5 हो गया, 5 होते ही हमें पता है कि इसका मान आ जाएगा 0। अब यहाँ से जोड़ा, 6 हो गया। अब देखिए कि 2 + 4 करता हूँ तो हमारे पास आते हैं 6। 6 का मान किसके बराबर है, 1 × 5 + 1 के। तो यहाँ से r का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके मान को निकाल सकते हैं। अब मैं अगली संख्या को लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ से कितना हो गया 6। 6 का मतलब हो गया 1। 7 का मतलब कितना हो गया कि 1 × 5 + 2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 4, 0, 1, 2 और 3। तो ये तो हमारे पास हो गई बात किसके लिए, योग मॉडुलो के लिए। अगर हमारे पास योग मॉडुलो आए तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं,
ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करेंगे हम गुणन मॉड्यूलर के लिए, इसी चीज़ के लिए हम बात करेंगे गुणन मॉड्यूलों के लिए। अब मतलब नहीं लगता है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, आराम से कर सकते हो। इसके लिए एक और एग्जाम्पल है जिसको हम और ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल आ गया जिसके अंदर हमें पूछ लिया गया इस प्रकार से। एक मिनट में एग्जाम्पल देख लूँ। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है माइनस की संख्या से लेके, यानी कि ये हमारे पास है इसका एक एग्जाम्पल जिसके अंदर पूछा है कि अगर -51 के अंदर अगर मैं इस प्रकार से करता हूँ मॉडुलन 5 तो इसका मान कितना आएगा और किस प्रकार से आएगा। तो देखिए इसका मान हमारे पास जो किस प्रकार से आएगा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हमने -51 के अंदर 5 को जोड़ा, -51 के अंदर 5 को जोड़ा तो यहाँ से माइनस की संख्या आई, वो भी कितनी 46। अब माइनस की 46 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें प्लस के अंदर 4 के अंदर चाहिए, इसका मतलब है कि 4 यहाँ पे आ गया। अगर इसमें 4 का भाग देते हैं तो कितने पे जाता है 12 पे, यानी कि -12 पे। अब शेषफल कितना बच गया, जो बच गया हमारे पास प्लस का 2, कितना बच गया हमारे पास प्लस का 2। तो यहाँ से देखिए कि r का मान क्या आ रहा है हमारे पास, यानी कि प्लस का 2 आना चाहिए, यानी कि प्लस का 2 हमारे पास r का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 46 के अंदर अगर भाग दें तो ये तो जाता है 11 पे, लेकिन हमारे पास r का मान हमें प्लस के अंदर चाहिए, तो प्लस के अंदर चाहिए तो इसको करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -48 प्लस के अंदर 2, यानी कि ये हो गया -46। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम योग मॉड्यूलों को ज्ञात कर सकते हैं। योग मॉड्यूलन की तरह ही है गुणन मॉड्यूलन, इसके अंदर भी हमारे पास अन धन पूर्णांक होंगे और इसी प्रकार दो पूर्णांक ए बी के लिए हम किस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास अन धन पूर्णांक है, यहाँ पे ए बी बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या कि एन क्यू प्लस आर, इसी प्रकार ये हो जाएगा एन क्यू प्लस आर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो आर का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन एन से क्या होगा छोटा होगा। तो इसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम किस रूप में देखेंगे, इसको हम उसी रूप में देखेंगे मॉड्यूलन के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया। अब देखिए हमारे पास गुणन मॉड्यूलन के लिए क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया था, इसके अंदर हमें गुणन मॉड्यूलन को दर्शाना है, किस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। देखिए तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास इसका जो है वो आंसर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से अगर मैंने शून्य को शून्य से गुणा करें, यानी कि हमारे पास ए बी गुणा होंगे इस बार, ये तो हमारे पास मान लीजिए ए है, ये बी है, कुछ भी मान लीजिए, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि इसको गुणा किया तो शून्य आ गया। अगर हम किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान आ जाता है हमारे पास शून्य। अब बच गया हमारे पास एक को हमने 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, एक को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया हमारे पास, और 1 का मान क्या है, n से छोटा, यानी कि 5 से छोटा है 1। ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 2, 2 भी क्या है हमारे पास, यानी कि n का मान हमारे पास यहाँ पे है 5, यानी कि 5 के लिए हमारे पास क्या होगा कि r का मान हो सकता है कि 0 के बराबर हो, क्योंकि 0 के बराबर भी आ रहा है हमारे पास कि r का मान अगर हमारे पास 0 के बराबर हो या हमारे पास होना चाहिए 5 से छोटा। ठीक है, अब देखिए इसको हमने गुणा किया, यानी कि यहाँ आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए 2 को हमने इससे गुणा किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, 2 को इससे गुणा किया तो हमारे पास आ गया 2, 2 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 4, 2 को इससे गुणा किया तो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 6। और 6 को हम लिख सकते हैं किसके रूप में, n का मान है 5, यानी कि q का मान 1 है, n का मान है 5 प्लस r, यानी कि 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको गुणा किया 8 तो यहाँ पे क्या आ चुका है 8 हमारे पास, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 × 5 प्लस में 3, r का मान कितना है 3। तो यहाँ से ये मान आ चुका है। अभी आप देखिए कि 3 को मैंने जब शून्य से गुणा किया, अब देखिए आप ये जो बच गया हमारे पास 2, यानी कि 3 को मैंने 0 से गुणा किया तो शून्य आ गया हमारे पास, इसको इससे गुणा किया तो 3 आ गया, 3 को मैंने इससे गुणा किया तो 6 आ गया, 6 के लिए हमने देखा है 1 आ जाएगा, इसको इससे गुणा किया 9 आ गया, 9 के लिए देखिए कि 1 × 5 प्लस के हो गए हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4। अब इसको इससे गुणा किया, यहाँ पे कितना आ गया 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 प्लस के अंदर 2। r का मान कितना है, हमें r का मान ज्ञात करना है, इस सूत्र से r का मान जो होगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो r का मान कितना है हमारे पास 2,
हमने लिख दिया इसके अंदर 2। इसी प्रकार देखिए 4 को इससे गुणा किया 0 आ गया, 4 को इससे गुणा किया 4 आ गया, 4 को इससे गुणा किया 8 आ गया, 8 के लिए हमारे पास है 3, इससे गुणा किया 12 आ गया, 12 के लिए हमारे पास है 2, ठीक है। और इससे गुणा किया ये आ गया 16, 16 के लिए भी निकाल लेते हैं, 16 हो जाएगा 3 × 5 यानी कि ये हो गया 15, शेषफल कितना बच गया 1, यानी कि 15 के लिए हो गया 1। इस प्रकार से हम गुणन मोडुलन को आसानी से दर्शा सकते हैं। तो हमने किस किस के लिए देख लिया कि योग मोडुलन भी देख लिया और गुणन मोडुलन भी देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारे पास टॉपिक है यानी कि वल्य के अंदर चलते हैं, जिससे पहले हम समूह को समझेंगे यानी कि ग्रुप्स को समझेंगे, ताकि हम उसकी जो वल्य की जो परिभाषा है उसको आसानी से समझ सकें। तो देखिए समृद्ध, साचर्यता, तत्समक अवयव, व्युत्क्रम अवयव और क्रम विनिमय, इन सभी के बारे में हमने जान लिया है। अब देखते हैं समूह है, यानी कि जी और स्टार हमारे पास एक संक्रिया, जहाँ पे जी क्या व्यक्त कर रहा है, अगर जी जो है वो अरिक्त समुच्चय को व्यक्त कर रहा है और स्टार जो है हमारे पास एक गणितीय संक्रिया है। अगर क्या हो, अगर जी और स्टार अगर समृद्ध नियम का पालन करें, समृद्ध नियम का पालन करते हैं, इसका मतलब है वो है हमारे पास समूहाभ। वो क्या है, समूहाभ। अगर वो समृद्ध नियम के साथ साथ साचर्यता भी का पालन करें, यानी कि जी स्टार संक्रिया जो है वो हमारे पास समृद्ध भी है, साचर्यता भी का नियम का पालन करती है, इसका अर्थ है वो है साम्य समूह है। और साम्य समूह का हम वल्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं, यानी कि आप देखोगे प्रत्येक परिभाषा में साम्य समूह का उपयोग करने वाले हैं, जिसे नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि वो समृद्ध नियम और साचर्यता नियम दोनों का पालन करता है। अगला जो है हमारे पास है वो तत्समक अवयव, यानी कि जो जी और स्टार अगर समृद्ध नियम का पालन करते हैं, साचर्यता का पालन करते हैं और साथ में तत्समक अवयव का भी अगर पालन करते हैं, तो वो हमारे पास बनाते हैं कौन, मोनोइड। किसका निर्माण करते हैं, वो हमारे पास निर्माण करते हैं मोनोइड का। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें यानी कि जी स्टार जो संक्रिया है वो समृद्ध नियम, साचर्यता नियम, तत्समक अवयव, इसके साथ साथ व्युत्क्रम अवयव का भी पालन करती है, तो ये निर्माण करती है समूह का यानी कि ग्रुप का। तो यहाँ से हमारे पास निर्माण हो चुका है समूह का। अब देखिए जी स्टार के लिए अंतिम जो बचती है, यानी कि अरिक्त जी जो अरिक्त समुच्चय है और स्टार गणितीय संक्रिया है, इसके लिए अगर वह समृद्ध नियम का पालन करे, साचर्यता नियम का पालन करे, तत्समक अवयव का भी पालन करे, व्युत्क्रम अवयव भी उसके अंदर विद्यमान हो और क्रम विनिमय भी अगर उसके अंदर विद्यमान है, तो वो हमारे पास आबेली समूह हो जाएगा। यानी कि उसको हम कहेंगे क्या, आबेली समूह है, या हम क्या कह सकते हैं उसको, या हम कह सकते हैं उसको क्रम विनिमय समूह है, क्रम विनिमय समूह है, ठीक है। यानी कि अगर वो आवेली समूह है तो भी क्रम विनिमय समूह है, यानी कि जो अगर समूह जो है समृद्ध नियम, साचर्य नियम, तत्समक अवयव, व्युत्क्रम अवयव और क्रम विनिमयता का पालन करता है, तो वो एक आवेली समूह कहलाता है। अब इसको चीज़ को हमने जो सीखा है इसको अब काम में लेके देखते हैं, किस में लेंगे काम में। तो यहाँ से हमारी जो रिंग वल्य है जो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जितनी भी परिभाषाएं सीखी है हमने उन सभी का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे सामने सवाल उठता है कि वल्य किसे कहते हैं, यानी कि रिंग किसे कहते हैं, कि अरिक्त समुच्चय आर तथा दो गणितीय संक्रियाएं स्टार और हेज से मिलकर बना गणितीय निकाय, यानी कि जो गणितीय निकाय है आर, स्टार और हेज से मिलकर जो बना है वो वल्य कहलाता है, अगर वह निम्न गुणधर्मों का पालन करें। सबसे पहले हमारे पास गुणधर्म है जो कि क्या है, सबसे पहला गुणधर्म है कि आर और स्टार हमारे पास क्या होने चाहिए, आबेली समूह है, यानी कि आर और स्टार है जो कि हमारे पास होने चाहिए आबेली समूह है। और आबेली समूह के लिए हमने पढ़ चुके हैं कि आबेली समूह के अंदर क्या होगा, कि आबेली समूह के अंदर हमारे पास जो है वो सभी गुणधर्मों का पालन होगा, कि समृद्ध नियम भी होगा, साचर्य भी होगा, तत्समक भी होगा, व्युत्क्रम भी होगा और क्रम विनिमय भी होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो है वो साम्य समूह होना चाहिए, क्या, कि आर और हेज जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, साम्य समूह है। साम्य समूह है इसका अर्थ क्या है, कि साम्य समूह इसका मतलब है कि जो आर और हेस है हमारे पास वो समृद्ध और साचर्यता नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो नियम है हमारे पास, तीसरा जो नियम है अगर इसकी बात करें हम तो क्या कह सकते हैं, तीसरा नियम जो है वो बंटनता नियम पे आधारित है। मान लीजिए कि हमारे पास ए, बी और सी दिया गया है और वो बिलोंग्स टू करते हैं आर से,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास मंडनता नियम का पालन करेगा। अगर हमारे पास इस प्रकार से हो कि A हैश B स्टार C, इसका मान बराबर हो किसके, एक बार, ठीक है अब तो दिख रहा है, ठीक है, इसका मान बराबर हो किसके, कि A हैश हो गया B के लिए, यहाँ पे लग गया हमारे पास स्टार, और A हैश हो गया किसके लिए, C के लिए, और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास वाम वितरण नियम। अगर वह इसका पालन करता है, साथ में अगर हमारे पास मान लीजिए दिया गया है कि B स्टार A और हैश है हमारे पास A का, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे पास होगा B हैश A, यहाँ पे लग गया स्टार, और C हैश A, ये हमारे पास हो गया दक्षिण वितरण नियम। दक्षिण वितरण नियम यानी कि एरिक समुच्चय R है, उसके अंदर दो गणितीय संक्रियाएं थी, एक तो होती है हमारे पास स्टार और एक थी हैश। इनसे मतलब अगर गणितीय जो निकाय है, अगर जो हमारे पास गणितीय निकाय कौन बना था, R स्टार हैश वल्य कहलाएगा अगर वह निम्न गुणधर्मों का पालन करता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कहा था कि R और स्टार हमारे पास आबेली समूह होना चाहिए, दूसरा हमने कहा था कि R और हैश हमारे पास सामी समूह होना चाहिए, तीसरी बात हमने की थी कि अगर ए बी सी अगर बिलोंग्स टू करते हैं आर के लिए तो वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम का पालन करने चाहिए, तो वो कहलाती है हमारे पास वल्य। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कि ये तो हमारे पास वल्य की परिभाषा होती है, लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं कि सामान्यतः दो गणितीय संक्रियाएं जो हमने ली है अभी अभी, यानी कि दो गणितीय संक्रियाएं, पहली संक्रिया हमने कौन सी ली है, वो है हमारे पास स्टार की, और दूसरी संक्रिया कौन सी ली है हमने, वो ली है हैश की। तो इनके स्थान का परिवर्तन कर देंगे, के स्थान पे हम क्या कर देंगे, के स्थान पे एक तो हम लेंगे योग की संक्रिया जिसको हम पॉजिटिव के लिखाएंगे, तथा हम क्या लेंगे, गुणा या हम गुणन की जो संक्रिया है उसको हम लेंगे, यानी कि क्रॉस की जो संक्रिया है वो ली जाती है। तो यहाँ से अगर ये हम लेंगे किसके लिए कि अगर हमारे पास गणित की संक्रिया जो स्टार और हैश थी उनके अगर हमने स्थान परिवर्तित कर दिए तो उनसे हमारे पास एक वल्य की नई परिभाषा बनेगी। अब उसको देखते हैं कि वल्य की जो नई परिभाषा बनी है वो कौन सी परिभाषा बनी है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया है कि दो गणितीय संक्रियाएँ थी हमारे पास, उनके हमने बदलाव कर दिए, यानी कि गणितीय संख्याओं के स्थान पे हम प्लस और क्रॉस को काम में लेने वाले हैं। तो वल्य की एक नई परिभाषा बनेगी जिसको हम काम में लेंगे। देखिए कि एक एरिक समुच्चय R में परिभाषित दो गणितीय संक्रियाएं, एक तो है हमारे पास योग और दूसरी कौन सी है, गुणा या गुणन। तो देखिए किस प्रकार से कि एरिक्त समुच्चय R व दो गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रियाएं हमारे पास एक तो है योग के लिए योग है और एक है गुणन, यानी कि दो गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, दो गणितीय संक्रियाओं के, यानी कि योग जिसको हम किससे लिखते हैं, प्लस के द्वारा, व गुणा या गुणन जिसको हम व्यक्त करेंगे क्रॉस या डॉट से, ठीक है, इसके द्वारा व्यक्त करेंगे, से मिलकर बना गणितीय निकाय, से मिलकर बना गणितीय निकाय। अब इनसे मिलकर हमारे पास एक गणितीय निकाय बना है, जो क्या बना है हमारे पास है R प्लस क्रॉस वल्य कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वल्य कहलाता है। इसको हम वल्य भी कह सकते हैं, दूसरा नाम हमारे पास है रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कि अगर हमारे पास अरिक्त समुच्चय R है जिसके अंदर ये हमारे पास वल्य कहलाएगा, कब कहलाएगा, अगर निम्न गुणधर्मों का पालन करें। ये तो बात होगी वल्य की, यदि वह निम्न गुणधर्मों का पालन करे। अब कौन कौन से गुणधर्म है उनको भी देख रहे हैं, यानी कि यह गुणों का पालन करे। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था उन्हीं गुणधर्म होंगे, केवल यहाँ पे हम जो है हमारे पास स्टार और हैश का जो है मान परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए सबसे पहला हमारे पास जो गुणधर्म था वो क्या था कि सबसे पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास कि पहला गुणधर्म क्या है कि R प्लस
जो हमारे पास होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, आबेली समूह है, यानी कि R प्लस जो है वो आबेली समूह हो। इसका अर्थ क्या है कि वो सभी गुणधर्मों का पालन करे, यानी कि R प्लस जो है वो समृत भी हो, साचर्य भी हो, तत्समक भी हो, व्युत्क्रम भी हो और क्रम विनिमय भी हो। दूसरा ये कहता है कि R और क्रॉस जो है वो हमारे पास साम्य समूह होना चाहिए, इसको भी हम एक एक करके देखेंगे। और तीसरा जो है वो बंधनता नियम, ये तीसरा जो है वो बंधनता नियम पे आधारित है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए हमारे पास A, B और C जो है वो बिलोंग्स टू करता है R के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि A क्रॉस B प्लस C का मान बराबर होना चाहिए किसके, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के। और ये क्या है, वाम वितरण नियम, ये हमारे पास क्या है, वाम वितरण नियम। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए कि B क्रॉस C, सॉरी B प्लस C, यहाँ पे चेंज कर दिया, B प्लस C और क्रॉस अगर कर दे हम A से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A के, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारे पास दक्षिण वितरण नियम, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारे पास दक्षिण वितरण नियम, यानी कि एक तो हो गया हमारे पास वाम वितरण नियम और दूसरा हमारे पास हो गया है दक्षिण वितरण नियम। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, अगर ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है, अगर गुणधर्मों का पालन करता है तो वो हमारे पास एक रिंग वल्य कहलाती है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि हमने सबसे पहला क्या है कि R प्लस आबेली समूह हो, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले किस प्रकार से। देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास हो चुका है R प्लस आबेली समूह के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम R प्लस आबेली समूह के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा है कि A, B, C जो है वो बिलोंग्स टू करते हैं R के लिए, तो यहाँ से पहला नियम हो जाएगा हमारे पास जो है वो है साचर्यता का नियम। तो इसके अंदर क्या होता है कि A प्लस B के अंदर अगर हम C को भी जोड़ देते हैं तो इसका मान बराबर होता है A प्लस B प्लस C के लिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास साचर्यता का नियम, ठीक है। दूसरा अगर हमारे पास क्या हो, दूसरा हमारे पास ये हो कि R में एक ऐसा अवयव विद्यमान हो, यानी कि एक ऐसा अवयव शून्य योज्य तत्समक विद्यमान हो कि, यानी कि एक ऐसा अवयव शून्य जो क्या है हमारे पास योज्य तत्समक, जो विद्यमान होना चाहिए हमारे पास है, जिससे क्या हो कि अगर उसको हम A प्लस शून्य कर दें, चाहे हमारे पास शून्य प्लस A कर दें, उसका मान हमारे पास A ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक, ठीक है। यानी कि योज्य तत्समक अवयव भी हो गया। अब देखते हैं हम व्युत्क्रम अवयव के बारे में। देखिए सबसे पहले हमने साचर्यता के बारे में बात कर ली R प्लस के लिए, इसके बाद में देखिए हमने बात कर ली योज्य जो है वो तत्समक के बाद में बात कर ली। अब देखिए कि R के प्रत्येक अवयव A के लिए हमारे पास R में एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए माइनस A, जो कि हमारे पास योज्य प्रतिलोम या योज्य व्युत्क्रम होगा, जिसके लिए क्या हो, अगर हम इसको जोड़ते हैं यानी कि A प्लस माइनस A कर दें तो भी इसका मान हमारे पास शून्य प्राप्त होना चाहिए, चाहे हम माइनस A प्लस A कर दें तो भी इसका मान शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि योज्य व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये तो देखिए हमने R प्लस के लिए। और चौथा हमारे पास क्रम विनिमयता नियम जो बचता है, हमारे पास एक नियम और बचता है, जो कि क्या बचता है हमारे पास, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय के अंदर क्या होगा कि यदि हम A प्लस B कर दें चाहे B प्लस A कर दें, जो मान हमारे पास समान रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया क्रम विनिमय के लिए, यानी कि क्रम विनिमय नियम के लिए हो गया। तो ये तो थी हमारे पास R प्लस के लिए। अब इसी को हम करेंगे R क्रॉस के लिए। अब देखिए दूसरा जो नियम हो जाएगा हमारे पास R क्रॉस के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले समृत नियम क्या होना चाहिए, यानी कि A और B अगर हमारे पास R के अंदर उपस्थित है, जिसका अर्थ है कि A क्रॉस, अब B भी हमारे पास R के अंदर भी उपस्थित होंगे। दूसरा नियम हमारे पास है साचर्यता का। साचर्यता के अंदर हम 3 लेंगे अवयव, जैसा कि हमने ले लिया था कि A, B, C और 3, यानी कि A, B और C जो बिलोंग्स टू करते हैं R से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए R प्लस क्रॉस के लिए क्या होगा कि अगर A क्रॉस B और क्रॉस C से कर रहा है तो इसका अर्थ हो गया कि A क्रॉस B क्रॉस C होगा, और यहाँ से यह जो है वो साचर्यता
नियम का पालन करती है। और यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट है बंटनता नियम, जो किस प्रकार के होगा हमने देख भी चुके हैं, वैसे तो एक बार और देख लेते हैं। जिसके लिए हमने कहा था कि अगर हम A क्रॉस B प्लस C करते हैं तो इसका मान हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास होता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के रूप में। और ये था हमारे पास वाम वितरण नियम बंटनता का। और इससे अगला अगर नियम की बात करें, अगर B प्लस C क्रॉस A कर दें हमारे पास, तो मान क्या आएगा B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। तो ये थी हमारे पास बंटनता नियम। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमारे पास जो हो गई वल्य की परिभाषा हो गई। तो वल्य की परिभाषा हमने देख ली है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंदर के बाद की वल्य सिद्धांत की, जिसकी शुरुआत की थी हमने कुछ बेसिक से टॉपिकों के बारे में। यानी कि हमने जो पिछले साल की कक्षाओं के अंदर जो पढ़ा है, यानी कि पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है, उनके हमने बात की बेसिक्स के साथ, ताकि जो हमारे पास काम में आने वाली है और सभी बात की। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम रिंग के प्रकार की बात करेंगे और कुछ और हम सीखेंगे, यानी कि रिंग के वल्य के बारे में कुछ और टॉपिकों को जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर और भी अच्छे अच्छे टॉपिकों को हल करेंगे।